वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। क्वांटम मैकेनिक्स की इस लेक्चर सीरीज में प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स या जिसको हम कह सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स को हमने समझा था, और साथ ही साथ हमने फेलियर्स और शॉर्ट कमिंग्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स उसको भी समझ लिया था। और हमने ये चीज़ देखी थी कि किस प्रकार से कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनको हम क्लासिकल फिजिक्स के जो हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं उनकी सहायता से हम नहीं समझा पा रहे थे। तब उनको एक्सप्लेन करने के क्रम में क्या हो गया था, एक नई फिजिक्स इवॉल्व होते हुए हमें दिखाई दे रही थी, जिसको हमने क्वांटम फिजिक्स का नाम दिया था। तो अब हम यहाँ पर आज क्या करेंगे, बहुत ही समराइज तरीके से कुछ ऐसे इवेंट्स को हम क्या करेंगे या डिस्कस करेंगे, और उसको आप एक तरह से कह सकते हो टाइम लाइन ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स। आपको एक सीरीज ऑफ इवेंट्स मिलेगी यहाँ पर, ठीक है ना। वो सब आपके पढ़ी हुई है, लेकिन हम बिल्कुल उसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे क्या क्या है, ठीक है ना। और एक चीज़ और कि चूंकि मैंने आपको बताया इस लेक्चर सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें हमारे एमएससी के सेमेस्टर सिलेबस को कवर करना है, लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा कि इनिशियल में हम कम से कम 5-6 लेक्चर ऐसे लेकर के आए ताकि पीछे की क्लासेस का एक आपका बेस अच्छे से तैयार हो सके। तो उसी क्रम में हम इन चीज़ों को डिस्कस करना है, फिर कुछ लेक्चर्स के पश्चात हम हमारे सिलेबस की तरफ तुरंत बढ़ चलेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, टाइमलाइन फॉर इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स। आपको मैंने एक चीज बताई थी कि अप टू 1900, ठीक है ना, ये जो 1900 का टाइम था तब तक तो जो भी फिजिक्स थी वो आपकी क्लासिकल फिजिक्स के आधार पर आप उन इवेंट्स को समझा रहे थे। लेकिन 1900 या उससे एग्जैक्ट 1900 की बात नहीं है, उससे कुछ वर्ष पहले या बाद की बात आप समझ लीजिए, कुछ ऐसी घटनाएं आपके सामने आनी शुरू हो गई थी जिनको आप क्लासिकल फिजिक्स से नहीं समझा रहे थे। तो उस क्रम में फिर अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी। तो सबसे पहले प्लांक क्वांटम थ्योरी आई थी 1900 में, ठीक है। ये एक तरह से प्लांक जो थे वो पायोनियर थे। पायोनियर का मतलब होता है कि किसी फील्ड में जो सबसे पहले काम करने वाला होता है उसको हम कहते हैं पायोनियर। तो क्वांटम फिजिक्स के संदर्भ में पायोनियर कौन है, प्लांक है एक तरह से, ठीक है ना, प्लांक है। फिर एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व आएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको भी मैं हल्का सा बिल्कुल ब्रीफ में आपको बताऊंगा। फिर आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1905, और इस इफेक्ट के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी मिला था। फिर आगे बोर एटॉमिक मॉडल, फिर कॉम्पटन इफेक्ट, फिर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, डेविसर जर्मर एक्सपेरिमेंट और डिराक फॉर्मूलेशन। तो ये पूरी एक सीरीज चलेगी, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो इवेंट्स हैं या सारी की सारी जो घटनाएं हैं, इनको आप क्लासिकली नहीं समझा सकते। इन सबको समझाने के लिए आपको क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों का उपयोग करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए कि इनिशियल के जितने भी आपके ये प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना, जो क्वांटम फिजिक्स उसको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में कन्वर्ट करेंगे। एक होगी ओल्ड क्वांटम थ्योरी। ओल्ड क्वांटम थ्योरी का मतलब हो जाएगा कि शुरुआती दौर में जिस क्वांटम फिजिक्स को हम पढ़ रहे थे वो थी आपकी ओल्ड क्वांटम थ्योरी। और फिर बाद में आएगी एक मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, जिसके अंतर्गत मेनली आपके हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल और श्रोडिंगर इक्वेशन शामिल होंगी, ठीक है। तो अब हम इनको एक एक करके थोड़ा थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर देखो डिटेल में तो मैं इनको बिल्कुल भी अभी नहीं करवा सकता क्योंकि इनका कोई रोल भी नहीं है। और वैसे मैं क्या करूंगा, इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में इन सारे टॉपिक्स को मैंने करवा रखा है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके सिलेबस के उस रूप में तो पार्ट है नहीं, लेकिन समझने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियो के आपको लिंक दे दूंगा। तो अगर आपको इनको समझना हो तो उस लिंक के माध्यम से आप इन सबको आराम से समझ सकते हो। वहां पर मैंने इनको पूरा डिटेल में करा रखा है। जो बीएससी 3rd ईयर का हमारा पेपर होता है क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स, वहां पर ये सारी चीजें डिटेल में, तो वो मैं लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अब देखिए हमने क्या कहा, ये टाइम लाइन है। तो सबसे पहले अगर प्लांक क्वांटम थ्योरी की बात करें तो प्लांक ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही थी। प्लांक ने बेसिकली किसके बारे में बताया था, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताया था। किसके बारे में, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। उसके कहने का क्या मतलब था, प्लांक ने सिंपल सी बात कही थी कि जो एनर्जी होती है वो कभी भी कंटिन्यूस नहीं होती, ठीक है ना, वो हमेशा कैसी होती है, डिस्क्रीट या क्वांटाइज्ड। और डिस्क्रीट या क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, मतलब एनर्जी की वैल्यू जो है वो आपकी क्या होगी, उसकी एक फिक्स वैल्यू होगी। जैसे मैं इसको एग्जांपल के रूप में बताता हूं, जैसे हमारी जो करेंसी अभी चलन में है, तो करेंसी आपका मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1 रुपीज। तो अगली 2, 3, 4 इस तरह से आप करेंसी का यूज कर सकते हो। ऐसा कभी नहीं होगा 1.1, 1.2 रुपीज, 1.3 रुपीज, वो हम नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर सकते तो हम कहते हैं करेंसी की वैल्यूएशन कंटिन्यूस है। तो उसी प्रकार से एनर्जी की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूस कभी नहीं होगी। एनर्जी का मान हमेशा क्या होगा, डिस्क्रीट होगा। मैंने यहाँ पर हल्का सा लिखा भी है, उसको आप एक बार देखिए। ये लेक्चर सिर्फ समझने के लिए ताकि आपकी भूमिका बन जाए। देखो मैंने लिखा है, प्लांक वाज द पायोनियर ऑफ क्वांटम फिजिक्स। पायोनियर क्या होता है मैंने आपको बता दिया, जिसने सबसे पहले काम स्टार्ट किया। इन 1900 ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वांटम ऑफ एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है ना। इसने
क्वांटम ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। फिर क्या बताया था उसने कहा था कि द एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन रेडिएशन एंड इट्स सराउंडिंग्स टेक्स प्लेस इन डिस्क्रीट और क्वांटाइज्ड अमाउंट। समझिए, ये कहना चाह रहा है कि जो कोई भी रेडिएशन यानी विकिरण, जो आपकी रेडिएशन, ठीक है, तो रेडिएशन और उसके सराउंडिंग्स के बीच में जब भी एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा, ठीक है ना, या तो सराउंडिंग्स एनर्जी को गेन करेगा या उसको रिलीज करेगा, तो ये जितनी भी प्रोसेस है, यानी या तो एनर्जी का गेन होना यानी एब्जॉर्प्शन होना या इमिशन होना, वो सारा का सारा क्या होगा, क्वांटाइज्ड मैनर में होगा। इसको आप और जनरल तरीके से ऐसे समझ सकते हो, जैसे हम लोगों ने इस तरह से समझते हैं कि किसी भी एटम के लिए या इस प्रकार से हम एनर्जी लेवल्स बनाते हैं। तो आपको पता है ये एनर्जी लेवल्स ये क्या है, ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स है। अगर मान लीजिए एनर्जी लेवल्स इस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के, ये इस प्रकार के एनर्जी लेवल्स होते हैं सपोज करो, तो ये कंटिन्यूस एनर्जी लेवल है, यानी एनर्जी के ऑल पॉसिबल वैल्यूज है, ठीक है ना, एनर्जी के सभी संभव मान हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एनर्जी की ऑल पॉसिबल वैल्यूज नहीं है। कहने का मतलब है यहाँ से और यहाँ से बीच में कोई भी एनर्जी की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रीटनेस। डिस्क्रीटनेस का मतलब होता है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। कंटिन्यूस का मतलब हो जाएगा 1, 1.1, 1.2, 1.3, या इसके बीच में भी अगर कोई प्लेस हो तो वो सारा कुछ शामिल होता है। तो प्लांक ने क्या कहा कि जो भी सराउंडिंग्स है और रेडिएशन, इनके बीच में जब भी इंटरेक्शन हो रहा है, यानी सराउंडिंग से एनर्जी या तो ली जा रही है या रिलीज की जा रही है, तो वो हमेशा क्या होगी, एक डिस्क्रीट मैनर में होगी, ठीक है ना, कंटिन्यूस मैनर में नहीं होगी। तीसरी बात ये क्या कह रहे हैं, ही आर्ग्यूड दैट द एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड मैटर अकर्स ओनली इन इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ एच न्यू। वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये कह रहा है कि कोई भी मैटर यानी कोई भी पदार्थ है, वो एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना, तो वो हमेशा क्या करेगा, डिस्क्रीट अमाउंट में एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करेगा। डिस्क्रीट अमाउंट कितना हो जाएगा, मिनिमम अमाउंट तो होगा एच न्यू, या फिर वो हो सकता है 2 एच न्यू या 3 एच न्यू या 4 एच न्यू। सिंपल सा एग्जांपल आप यहीं से समझ सकते हो। देखो कैसे, मान लीजिए आपके एनर्जी लेवल्स है, ठीक है, यहां पर मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ठीक है ना, कोई भी मॉलिक्यूल है, तो वो एनर्जी को, ये एनर्जी है, ठीक है ना, रेडिएशन है, तो इसको जब एब्जॉर्ब करेगा तो ये उतनी मात्रा में एब्जॉर्ब करेगा जितना क्या इसका डिफरेंस है, और जैसे एब्जॉर्ब करेगा तो यहां से यहां चला जाएगा। अब सपोज कीजिए कोई यहां पर है, तो वहां से यहां आएगा, तो क्या करेगा, जितना इसका डिफरेंस है उसी मात्रा में क्या करेगा, उस एनर्जी को रिलीज कर देगा। तो कहने का मतलब देखो, आप सिंपल से क्वांटम, प्लांक के क्वांटम थ्योरी को आप एक आसान से भाषा में कैसे समझ सकते हो कि प्लांक ने क्वांटम ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया था, और उसने ये बताया था कि एनर्जी का चाहे इमिशन हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो, वो हमेशा एक डिस्क्रीट मैनर में होता है, और उस मिनिमम क्वांटा का मान कितना होता है, एच न्यू, ठीक है ना। तो एच न्यू अमाउंट की जो एनर्जी होती है वो मिनिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम तो 2, 3, 4, 5 एच न्यू कितनी भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम उतनी होगी। तो ये सारी चीजें थी। फिर प्लांक्स आइडिया गेव एन एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ बीबीआर कर्व इन ऑल फ्रीक्वेंसी रेंज। बीबीआर कर्व क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। अब देखिए ये क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया, मैं बहुत ही शॉर्ट में समराइज में इस लेक्चर को खत्म कर रहा हूं। ये सिर्फ सुनने के लिए, कोई ज्यादा उस रूप में आपको नोट्स बना करके इसको समझने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में समझना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप आराम से 10-12 लेक्चर होंगे, उनको आप सुन सकते हो, समझ सकते हो। क्योंकि अभी अगर मैंने एमएससी के सिलेबस में इनको अगर इन्वॉल्व कर लिया तो फिर आपके टॉपिक से हम लोग थोड़े भटक जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि समझना जरूरी है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो बीबीआर कर्व आपको पता होगा, एक 2 साइंटिस्ट थे, ल्यूमर और प्रिक्शिम, आपने नाम सुना होगा 3rd ईयर में, ठीक है ना। तो उन्होंने इस प्रकार का एक कर्व बनाया था, ठीक है ना, इस प्रकार का एक कर्व था ई लैम्बडा और लैम्बडा में, ठीक है ना, ई लैम्बडा और लैम्बडा में अलग अलग एनर्जी रेंज के लिए था। आपको पता होगा इस प्रकार से, इस प्रकार से कर्व था, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंटल कर्व था, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंटल कर्व है, तो उसको आपको समझाने के लिए थ्योरी भी चाहिए। तो जो क्लासिकल थ्योरी थी, जिसके अंतर्गत आपने नाम सुना होगा वीन का विस्थापन नियम या वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है ना, रेले जीन्स लॉ, तो वो क्लासिकल फिजिक्स के प्रिंसिपल्स थे। तो उनकी सहायता से हम कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही प्लांक ने अपना क्वांटम आइडिया दिया, तो आपने पूरी तरह से इसको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी। तो प्लांक के बारे में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, क्वांटम ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट इसने दिया था, डिस्क्रीटनेस के बारे में बात की थी। फिर हम आगे चलते हैं इसी प्रकार से। बीबीआर तो मैंने आपको बता दिया। फिर 1905 में आइंस्टीन ने क्या किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया था, किसका यूज करते हुए, यूजिंग प्लांक्स क्वांटम कॉन्सेप्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है आपको पता होना चाहिए, मैं बिल्कुल बेसिक आइडिया दे देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी मेटेलिक सरफेस है और इस पर आप क्या करते हो, ठीक है ना, कोई रेडिएशन या कोई लाइट, ठीक
ठीक है ना, लाइट इस पर इमिट कराते हो, लाइट इस पर इंसिडेंट करवाते हो, तो होता क्या है, इस मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इमिशन होता है। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है लेकिन उतना आसान है नहीं, ठीक है ना। क्लासिकली आप समझाओगे ना तो इसको नहीं समझा पाओगे आप। बहुत सी ऐसी इवेंट्स होगी, बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंटल आपको रिजल्ट्स मिलेंगे जिनको आप क्लासिकली नहीं समझा सकते। लेकिन आइंस्टीन ने जब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और यूज किसका किया, प्लांक के क्वांटम कॉन्सेप्ट का यूज किया, तब जाकर के उसने उसको पूरा समझाया, ठीक है। तो आपको ये पता ही होगा कि किसी मेटेलिक सरफेस पर जब हम सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, ये सूटेबल वर्ड क्या था आपको पता होगा, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक वर्ड हम काम में लेते हैं, ठीक है ना, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रीशोल्ड एनर्जी। तो जब उस फ्रीक्वेंसी की लाइट हम इस पर इंसिडेंट करते हैं तभी इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। तो वही सारी बातें की थी। और एक बात और की थी आइंस्टीन ने यहाँ पर एक फोटोन का कॉन्सेप्ट इजाद कर दिया था। उसने कह दिया था कि जो लाइट होती है आपकी, लाइट इज मेड अप ऑफ सम टाइनी पार्टिकल्स, और उन टाइनी पार्टिकल्स को क्या नाम दिया था, फोटोन्स दिया था। ये लाइन मैंने लिखी है देखो, फॉलोइंग प्लांक्स अप्रोच ही पोजिटेड मतलब उसने बताया दैट लाइट इटसेल्फ इज मेड ऑफ डिस्क्रीट बिट्स ऑफ एनर्जी दैट इज टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन्स, ईच ऑफ एनर्जी h nu and nu being the frequency of light। बहुत सिंपल सी चीज, समझिए क्या है। आइंस्टीन ने कहा था कि जो लाइट है आपका, जो प्रकाश है, वो स्वयं क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है, ठीक है ना। और उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया था, फोटोन नाम दिया गया था। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आएगी। छोटी क्लासेज में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोग एक शब्द लिखते हैं, एक टॉपिक को जनरली डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट, यानी जो आपका प्रकाश होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो ये एक लंबे समय से एक इस पर डिस्कशन चला है। न्यूटन के जमाने से, न्यूटन ने सबसे पहले कहा था कि लाइट की नेचर पार्टिकल होती है, करपस्कुलर मॉडल न्यूटन ने दिया था अपना, ठीक है, कणी के सिद्धांत। लेकिन बाद में वो उस तरह से वैलिड नहीं हो पाया, और फिर हमने कहा था कि लाइट की नेचर कैसी होती है, वेव लाइक होती है, और उसके आधार पर हमने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, उन सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। लेकिन इस समय तक 1900 यानी 19th सेंचुरी के एंड होने तक और 20th सेंचुरी के इनिशियल यानी आरंभिक समय में वापस से कुछ ऐसे इवेंट आए जिसके अंतर्गत हम लोग लाइट के वेव कैरेक्टर को मान के इवेंट्स को नहीं समझा पा रहे थे। तब हमने कहा कि लाइट का क्या होता है, पार्टिकल कैरेक्टर होता है। और हमने कहा भी ये देखो कि लाइट किससे मिलकर के बनी है, टाइनी पार्टिकल से, और उनको फोटोन का है। तो फोटोन बेसिकली पार्टिकल नेचर के हैं। तो यहाँ पर वापस एक डिस्कशन जब हुआ तब फाइनली हमने कह दिया कि जो लाइट होती है उसका कैरेक्टर कैसा होता है, उसकी नेचर होती है डुअल नेचर। कैसी होती है, डुअल नेचर, यानी द्वैत प्रकृति। इट मींस लाइट हैज वेव कैरेक्टर एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर। कुछ इवेंट्स को हम उसके वेव कैरेक्टर के आधार पर एक्सप्लेन कर देते हैं और कुछ इवेंट्स को हम उसके पार्टिकल कैरेक्टर के आधार पर एक्सप्लेन कर देते हैं। तो लाइट का जो पार्टिकल कैरेक्टर है वो बेसिकली क्वांटम कैरेक्टर एक तरह से, ठीक है ना। जब हम क्वांटम मैकेनिकल बात करेंगे तभी हम क्या कहेंगे कि लाइट हैज पार्टिकल कैरेक्टर आल्सो। जब हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, लाइट हैज वेव कैरेक्टर। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो डुअल नेचर ऑफ लाइट की बातें भी आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट था उस प्रिंसिपल से निकल करके बाहर आई थी। तो ये आइंस्टीन के बारे में बात थी। फिर नील्स बोहर का आएगा। तो इन 1913 नील्स बोहर इंट्रोड्यूस्ड हिज एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो नील्स बोहर ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया था 1913 में, और ये एक तरह से एटम का पहला, ठीक है ना, क्वांटम मॉडल था। इससे पहले जो एटम का मॉडल था वो रदरफोर्ड मॉडल था, ठीक है ना। वो एक तरह से क्वांटम मॉडल नहीं था। हालांकि उसने न्यूक्लियस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन कई ऐसी चीजें थी जिनको वो नहीं समझा पाया। तो नील्स बोहर ने ट्राई किया और उसने क्या क्या किया, उसने एक तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का यूज किया, एक प्लांक्स के क्वांटम कॉन्सेप्ट का यूज किया, और आइंस्टीन्स फोटोन्स, जो हमने कहा ना लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स, तो इन सभी का यूज करते हुए उसने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया जो एक तरह से सक्सेसफुल एटॉमिक मॉडल था। हालांकि वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही वैलिड था, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम। ये किसके लिए वैलिड था, ये वैलिड था हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन लाइक का मतलब हो गया जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन, He+, Li+2, ये जितने भी थे जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है उन सभी के लिए वैलिड था। और इसमें आपको पता है ये क्या लिखा है, इसको आप देख लेना, सुन लेना। मैं आपको बिल्कुल बेसिक बात बता देता हूँ। इसमें बोर ने क्या बताया था, 3 पोस्टुलेट्स दिए थे, ठीक है ना। पहला पोस्टुलेट्स तो क्या कहा था, उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, उसके लिए उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कहाँ से मिल रहा है, वो मिल रहा है कूलम फोर्स से। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज
और आपका जो सेंटर यानी न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज, तो उन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, कूलम अट्रैक्शन फोर्स। तो वो कूलम अट्रैक्शन फोर्स क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल, ठीक है ना, अभी केंद्रीय बल प्रदान कर रहा है इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में मोशन करने के लिए। दूसरा उसने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है उसके ऑल पॉसिबल वैल्यूज नहीं होती, उसकी केवल वही वैल्यू पॉसिबल होगी जिसके लिए h/2π का क्या हो, वो इंटीजर हो, ठीक है ना। जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2π का क्या होना चाहिए, फुल इंटीजर होना चाहिए, nh/2π है जिसको हम कहते हैं NH क्रॉस। और थर्ड उसने कहा था कि एनर्जी का जो इमिशन एब्जॉर्प्शन होता है वो हमेशा डिस्क्रीट मैनर में होता है। डिस्क्रीट मैनर का मतलब क्या हो गया, जैसे ये एनर्जी लेवल्स है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो सीधा यहां से यहां जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा फिर यहां जाएगा फिर यहां जाएगा फिर यहां, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा क्या होगा, जाएगा तो वो सीधा यहां से यहां जाएगा, अदरवाइज जाएगा ही नहीं। मान लीजिए आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड कराई, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना के दिखाता हूं, इस तरह से देखिए आप, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ आपने एनर्जी प्रोवाइड कराई केवल इतनी मात्रा की, तो ऐसा नहीं होगा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर आपने इतनी प्रोवाइड करी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर आपने इतनी प्रोवाइड करी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर आपने एनर्जी पूरी इस मतलब क्या कहते हैं, इस गैप या डिफरेंस के बराबर प्रोवाइड कराई है, तभी इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिट करेगा। तो ये बात की थी किसने, ये बात की थी बोर ने, और इसके दौरान उसने किसका यूज लिया था, प्लांक्स के क्वांटम कॉन्सेप्ट का, क्योंकि प्लांक का क्वांटम कॉन्सेप्ट ही ये कहता है कि एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड मैनर में होती है, वो हमेशा डिस्क्रीटनेस लिए हुए होती है। तो ये सारी बातें की थी प्लांक ने, ठीक है। प्लांक के बाद आएंगे आपके कॉम्पटन 1923, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, नोबलिस्ट रहे ये। कॉम्पटन को क्या मिला है, नोबेल प्राइज भी मिला है। तो जिसको नोबेल प्राइज मिला है निश्चित रूप से वो एक्सपेरिमेंट हमेशा क्या रहते हैं, आपके लिए लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट की भूमिका अदा करते हैं। और कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, डिटेल में समझना है तो डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा आपको वीडियो मिल ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको बिल्कुल बेसिक ब्रीफ आइडिया देता हूं, इसने लिखा क्या, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। इन 1923 कॉम्पटन मेड एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी दैट गेव द मोस्ट कंक्लूसिव कन्फर्मेशन फॉर द कॉर्पस्कुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइट। समझिए क्या कह रहा है, आपको मैंने ये बता दिया कि लाइट का डुअल कैरेक्टर होता है, और बेसिकली जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि लाइट हैज पार्टिकल कैरेक्टर, पार्टिकल का हो या कर्पस्कुलर कैरेक्टर एक ही बात है। ये न्यूटन का कर्पस्कुलर मॉडल था, तो आइंस्टीन ने तो इस चीज कह दी थी, लेकिन बाद में जब 1923 में कॉम्पटन अपने एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तब वहां ये चीज और स्ट्रांगली कंफर्म हो जाएगी कि यस लाइट हैज पार्टिकल कैरेक्टर आल्सो। तो यही मैंने लिखा है, कंक्लूसिव कंफर्मेशन फॉर द कर्पस्कुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइट, यानी पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ या पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट। अब उसमें किया क्या था, इसमें बहुत सिंपल सी चीज थी कि यहां पर आपका एक इलेक्ट्रॉन था और उसके साथ आपने एक्सरे की क्या कराई, स्कैटरिंग कराई। तो जैसे ही एक्सरे इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगी तो ये एक्सरे खुद तो क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी, और इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, रिकॉइल कर देगी। और फिर यहाँ पर आपने जो कॉलिजन के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो लगाए थे, अप्लाई किया था और कुछ रिजल्ट्स निकाले थे। और वो रिजल्ट्स किसको कंफर्म कर रहे थे, पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ लाइट को, ठीक है ना, पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ लाइट। तो ये चीज है, और आपको पता है देखो ये जो लाइट है उसका मोमेंटम मिल रहा है, तो याद रखना, देखो दो चीज मैं आपको बताता हूं। अगर किसी भी दो चीजें हैं, एक है आपका लैम्बडा जिसको हम कहते हैं वेवलेंथ, और एक है मोमेंटम। तो अगर किसी भी राशि का लैम्बडा आप डिनोट कर रहे हो तो इसका मतलब वो वेव टाइप है, और अगर किसी भी क्वांटिटी का आप अगर मोमेंटम दिखा रहे हो तो उसमें पार्टिकल कैरेक्टर होगा, क्योंकि मोमेंटम पार्टिकल का होता है और वेवलेंथ वेव की होती है, लैम्बडा वेव का होता है। तो ये चीज थी कॉम्पटन इफेक्ट। तो आइंस्टीन, कॉम्पटन, इन सब ने डुअल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया था। तो इस समय 1923 के बाद फिर एक चीज और सामने आई कि जिस प्रकार से लाइट का डुअल कैरेक्टर है, यानी लाइट वेव कैरेक्टर के साथ साथ पार्टिकल कैरेक्टर शो कर रही है, तो क्या कोई भी पार्टिकल जो है वो पार्टिकल कैरेक्टर के साथ साथ वेव कैरेक्टर भी शो करेगा क्या? यानी एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया, वो था आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर। क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी पदार्थ है, पदार्थ हमेशा कणों से मिलकर के बना है, ठीक है ना, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ सम पार्टिकल्स, और इफ it made up of particles then it has particle character also, then it is possible that this matter has also a wave character, and this phenomena and this concept is known as dual nature of matter। सिंपल सी बात है कि कोई भी जो मैटर है क्या उसकी वेव कैरेक्टर भी होती है, तो यस उसकी वेव कैरेक्टर होती है। और उसके बारे में सबसे पहले चर्चा किसने की थी, डी ब्रोगली ने की थी। आपने नाम सुना होगा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो ये देखो, द सीरीज ऑफ ब्रेकथ्रूज ड्यू टू प्लांक, आइंस्टीन, बोर, कॉम्पटन गेव both theoretical foundations as well as conclusive confirmation for the
पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ वेव्स। तो आपने जितने भी ये सारे इवेंट्स देखे हैं वो सारे के सारे थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली आपको एकदम से बता रहे हैं कि जो लाइट है उसका पार्टिकल कैरेक्टर होता ही होता है। तो द वेव एग्जिबिट पार्टिकल कैरेक्टर बिहेवियर एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो इससे क्या मतलब हो गया कि क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया, क्वांटम जब हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो दो तरह के वर्ल्ड होते हैं, एक होता है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, एक होता है मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। तो जो माइक्रोस्कोपिक, जो बिल्कुल नैनो स्केल, माइक्रो स्केल, इस प्रकार की स्केल पर जब हम जो भी डिस्कशन करते हैं वो हमेशा क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमेशा जो लाइट है वो पार्टिकल कैरेक्टर शो करेगी। ऑर्डिनरी लेवल पर जैसे हम यहाँ खड़े अपनी खुली आंखों से कोई चीजों को देख रहे हैं, ठीक है ना, जो क्लासिकल वर्ल्ड है वहां पर आपको लाइट कभी भी पार्टिकल कैरेक्टर शो करते हुए दिखाई नहीं देगी। लेकिन जब हम क्वांटम वर्ल्ड में प्रवेश करेंगे तो लाइट हमेशा पार्टिकल कैरेक्टर को शो करेगी। मेन तो ये था आपका डी ब्रोगली। ये देखो, इन 1923 डी ब्रोगली पोस्टुलेटेड दैट नॉट ओनली रेडिएशन exhibit particle like behavior but conversely material particle themselves display wave like behavior, that is dual nature of matter। तो डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दे दी कि केवल लाइट ही ड्यूअल नेचर शो नहीं करती है, अपितु जो पार्टिकल होता है वो भी ड्यूअल नेचर शो करता है। इट मींस मैटर हैज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। और बाद में ये तो उन्होंने पोस्टुलेट दिया था। मैंने क्या कहा, अगर आप कोई भी थ्योरी देते हो तो वो वैलिड तभी मानी जाएगी जब उसके एविडेंस के रूप में आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हो। तो 1927 में डेविसन और जर्मन नाम के दो साइंटिस्ट आएंगे और वो एक फेमस एक्सपेरिमेंट करेंगे। और वो एक्सपेरिमेंट क्या देगा आपको, वो एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, यानी एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ मैटर। ये देखो, द कॉन्सेप्ट वाज कंफर्म्ड एक्सपेरिमेंटली 1927 बाय डेविसन एंड जर्मन। तो ये सारी बातें थी। फिर मैंने टाइमलाइन में आगे हाइजेनबर्ग भी लिखा है, श्रोडिंजर भी लिखा है, डिराक फॉर्मुलेशन भी लिखा है। वो सारी चीजें हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। हाइजेनबर्ग आप जानते हो, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, श्रोडिंजर की आपको पता है वेव इक्वेशन होती है। तो इस लेक्चर को मैं अननेसेसरी ज़्यादा लेंथी करने वाला नहीं हूँ। वैसे भी ये लेक्चर सिर्फ एक सामान्य चर्चा के लिए था। ये सब चीज़ें अगर आपको ढंग से समझनी है तो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो उनको आप आराम से देख लीजिएगा। और ये चीज़ें सब आपको आती हैं, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एमएससी फिजिक्स, ठीक है ना। हम ये मान के ही चलेंगे कि आपने बीएससी थर्ड ईयर में चीज़ों को समझा है। इसीलिए अगर मैं एमएससी के सिलेबस को कराना चाह रहा था तब तो मैं सीधा टॉपिक पर आता, लेकिन मुझे पता है कि कुछ ना कुछ गैप रह जाता। उस गैप को फिलअप करने के लिए मैंने कुछ 7-8 लेक्चर में बनाने वाला हूँ। उसके बाद तो हम सीधे अपने टॉपिक पर चलेंगे ही चलेंगे। तो बाकी सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन के थ्रू और थ्रू, तो हम बाकी चीज़ों को और अधिक डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को तो हम यही समाप्त करेंगे। अब एक काम करते हैं, इसका QR कोड भी जनरेट कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपके आसानी से काम आ जाए। इसका QR कोड है, इसकी सहायता से आपको पैनल PDF आसानी से मिल जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब कुछ जो बेसिक चीज़ें थी, ठीक है ना, जैसे हम सीधा श्रोडिंजर इक्वेशंस पर चलेंगे। श्रोडिंजर इक्वेशन क्या थी, श्रोडिंजर इक्वेशन में एक शब्द आता है साई, आपने सुना होगा, वेव फंक्शन। तो व्हाट इज वेव फंक्शन, ठीक है ना, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उन चीज़ों को समझेंगे। और फिर सीधा आपका यूनिट का जो पोर्शन है मैथमेटिकल टूल्स इन क्वांटम मैकेनिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके एमएससी के एग्जाम के लिहाज से तो इंपॉर्टेंट है ही है, बनिस्पत जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो उसको हम बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को सब कुछ यहाँ लिख करके करेंगे। उसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को भी बहुत अच्छे से करेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन सारे लेक्चर से क्या होगा, आपका एक बेस अच्छे से तैयार हो जाएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो हमें समझने में और सीखने में, ठीक है। थैंक यू।